माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज मैं आपको मानवाधिकारों का विभिन्न जो प्रकार हैं, जो उनका वर्गीकरण है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। मानवाधिकारों का वर्गीकरण। मानवाधिकारों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता रहा है। इस संबंध में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात पर बल देता है कि सभी मानवाधिकार सार्वभौमिक तथा एक दूसरे से संबंधित हैं। इनमें से किसी को भी दूसरे की तुलना में हम कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं कह सकते हैं। इसके बाद भी सभी मानवाधिकारों को कुछ प्रमुख भागों में विभाजित करके हम समझ सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। अब इन प्रकारों को मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले संस्थापित तथा सामाजिक अधिकार। संस्थापित मानवाधिकार वह हैं जिनके लिए राज्य के कम से कम हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है। दूसरी ओर सामाजिक अधिकारों का संबंध उन सुविधाओं से है जो राज्य के हस्तक्षेप से ही समाज के विभिन्न वर्गों को प्राप्त हो सकते हैं। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो संस्थापित अधिकारों का संबंध राज्य के उन दायित्वों से है जिनके द्वारा लोगों को कुछ विशेष व्यवहारों और दशाओं से बचाया जाता है, जबकि सामाजिक अधिकार व्यक्ति को एक सम्मानित जीवन व्यतीत करने की गारंटी देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी पर लगाए गए अभियोग का निष्पक्ष मूल्यांकन करना, न्याय प्रणाली, पुलिस व्यवस्था, प्रशासन को सक्रिय बनाए रखना तथा एक निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को विकसित करना तथा राज्य द्वारा किए जाने वाले वे कार्य जिनके लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर सामाजिक अधिकार वह होते हैं जिनका संबंध बिना किसी बाधा के लोगों द्वारा अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने की सुविधाओं से होता है। उदाहरण के तौर पर, बिना किसी हस्तक्षेप के प्रत्येक व्यक्ति को अपने आवास, भोजन, व्यवसाय का प्रबंध करने का अधिकार सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका तात्पर्य है कि राज्य द्वारा कोई ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं पाने में किसी तरह की कठिनाई हो या बाधा उत्पन्न हो। अब मैं बताऊंगी आपको नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आधार। इन्हें मैं आपको एक एक करके समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार वे हैं जिनका संबंध व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा से होता है। उदाहरण के लिए हिंसा, उत्पीड़न के रूप में अमानवीय व्यवहार, मनमाने रूप से की जाने वाली गिरफ्तारी, देश निकाला, पराधीनता से संबंधित दशाएं, किसी की निजता और संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित अधिकार में हस्तक्षेप करना, किसी आंदोलन की स्वतंत्रता पर रोक, विचारों की स्वतंत्रता अथवा किसी विशेष धर्म की चेतना से किसी को अलग करना आदि सभी ऐसी दशाएं हैं जो नागरिक अधिकारों के हनन से संबंधित हैं। नागरिक अधिकारों में वे अधिकार आते हैं जिनका संबंध सभी समुदायों तथा वर्गों में समानता का व्यवहार करने तथा उन्हें कानून द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संरक्षण प्रदान करने से है। राजनीतिक अधिकार। जानिए आप राजनीतिक अधिकारों से क्या तात्पर्य है। इनमें वे सभी अधिकार शामिल हैं जिनका संबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक दूसरे के संपर्क में आने तथा किसी स्थान पर एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सरकार के कार्यों में सहभागिता का अधिकार तथा चुनावों के समय गुप्त मताधिकार के द्वारा अपने मत के अधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग आदि से है। आर्थिक आधार। इसके अंतर्गत वे अधिकार आते हैं जिनका संबंध लोगों की आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक साधन प्राप्त करने के अवसरों से है। उदाहरण के रूप में संपत्ति का अधिकार, किसी भी पेशे को या व्यवसाय को चुनने का अधिकार, उचित मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, कार्य से संबंधित सुविधाओं का अधिकार, एक समुचित जीवन स्तर बनाए रखने का अधिकार,
आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक अधिकार घोषणा पत्र की धारा 27 तथा 28 में इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अपने समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक भागीदारी करने का अधिकार, वैज्ञानिक विकास में सहभागिता का अधिकार एवं नैतिक संरक्षण का अधिकार कुछ प्रमुख सांस्कृतिक आधार हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मक उत्पादों जैसे किसी नए आविष्कार, पुस्तक लेखन अथवा चित्र तैयार करने के लिए संबंधित व्यक्ति को कॉपीराइट देकर उसके अधिकारों का संरक्षण करना इसी के अंतर्गत आता है। ये तर्क दिया जाता है कि नागरिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन अधिक स्पष्ट होता है, अतः इनकी न्यायिक जांच करके कोई कार्यवाही करना सरल होता है। इसके विपरीत सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार न्यायिक प्रणाली के लिए कठिन होते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति और जो इनके गवाह या साक्ष्य होते हैं के आधार पर कोई निर्णय कर पाना कठिन होता है। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र की 60वीं वर्षगांठ अर्थात 10 दिसंबर 2008 में ये निर्णय लिया गया कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी एक ऐसी न्यायिक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जो नागरिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन की तरह प्रभावपूर्ण हो। उदाहरण के लिए वैवाहिक और पारिवारिक जीवन से संबंधित अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष अदालतों के गठन पर बल दिया गया। अब मैं ये तीसरा प्रकार जो बताने जा रही हूँ आपको मानवाधिकारों के वर्गीकरण का, वह है मौलिक तथा आधारभूत अधिकार। मौलिक अधिकार वे हैं जिनका संबंध जीवित रहने तथा जीवन के समुचित विकास से है। उन्हें हम अनिवार्य अधिकार भी कह सकते हैं। आधारभूत अधिकार वे हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति एक सम्मानित जीवन बिता नहीं सकता है। उदाहरण के लिए जीवन की सुरक्षा के न्यूनतम स्तर की गारंटी, दासता अथवा पराधीनता के विरुद्ध संरक्षण, उत्पीड़न से रक्षा, व्यक्तिक स्वतंत्रता को गैर कानूनी ढंग से समाप्त करने से रक्षा, विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों के बीच विभेदों की समाप्ति, अपने धार्मिक विश्वासों में आस्था, समुचित पोषाहार, आवास, स्वास्थ्य की सुविधाएं तथा मानसिक सुरक्षा की गारंटी कुछ ऐसे विशेष आधारभूत अधिकार हैं। स्पष्ट है कि आधारभूत अधिकारों का संबंध उन सभी दशाओं से है जो किसी समुदाय में एक समुचित व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी हैं। अब मैं चौथा प्रकार इसका बताने आपको जा रही हूँ, पहली, दूसरी तथा तीसरी पीढ़ी के अधिकार। मानवाधिकारों का वर्गीकरण सबसे पहले करेल वसाक ने प्रस्तुत किया। फिर से नाम रिपीट कर रही हूँ, करेल वसाक ने प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता के आधार पर विभिन्न पीढ़ियों के उन अधिकारों का संरक्षण करना है जो मानवता के विकास के लिए ज़रूरी हैं। पहली पीढ़ी के अधिकारों का संबंध मुख्य रूप से व्यक्तिक स्वतंत्रता तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से है। दूसरी पीढ़ी के अधिकारों का संबंध मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानता से है। इसका तात्पर्य है कि मानव अधिकारों को इस तरह स्पष्ट करना आवश्यक है जिससे आज के बच्चों को आने वाले समय में किसी तरह की असमानता का शिकार न होना पड़े। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार वे हैं जिनका उद्देश्य समुदाय में सामूहिक एकता और सुरक्षा को बढ़ाकर उन्हें विकास के स्वस्थ अवसर प्रदान करना है। इस अर्थ में सभी को विकास के समान अधिकार देना, शांति के साथ जीवित रहने के अवसर प्रदान करना तथा एक स्वास्थ्य पर्यावरण विकसित करना तीसरी पीढ़ी से संबंधित कुछ प्रमुख मानवाधिकार हैं। वर्तमान युग में संसार के विभिन्न देशों में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ने से कुछ देश ये मानने लगे हैं कि अनेक मानवाधिकार इस तरह के हैं
जिनका संरक्षण करने से देश की सुरक्षा के सामने संकट पैदा हो सकता है। इस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष परिषद ने ये माना है कि मानवाधिकारों का संरक्षण विभिन्न देशों की सरकारों का एक अपना निजी मामला है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ध्यान रखते हुए अपने लिए एक विशेष विकास योजना ये देश अपने लिए तैयार कर सकते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न रूप अथवा समस्याएं। वो कौन सी समस्याएं हैं जो मानवाधिकार के उल्लंघन से उत्पन्न होती हैं, इन्हें हम जानें। विकास के वर्तमान युग में आज मानवाधिकार उल्लंघन की समस्या का संबंध उन सभी असहाय और कमज़ोर वर्गों से है जिनके साथ एक लंबे समय से तरह तरह के विभेद विकसित करके अथवा उनका शोषण होता आ रहा है। समाज में जिन लोगों को सम्मानित जीवन के लिए विशेष सहायता की, सद्भावना की, सहयोग की ज़रूरत होती है, विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न और शोषण के कारण वे अपने मानवीय अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। इस समस्या का रूप कितना व्यापक है इसे भी जब समझ लें, हम जान लें, और ये जानना ज़रूरी है। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ लैंगिक विभेद एवं शोषण। वर्तमान में अधिकांश समाज ऐसे हैं जिनमें पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में पुरुषों के अधिकारों और निर्णयों को अधिक महत्व दिया जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण सामाजिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता करने के समान अवसर महिलाओं को प्राप्त नहीं होते हैं। सैद्धांतिक रूप से स्त्रियों को विभिन्न अधिकार दिए गए हैं और व्यवहारिक जीवन में उनका शोषण होना एक सामान्य बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकांश महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग भी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकती हैं। महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ सामान्य लोगों की तरह उन पर ध्यान नहीं देना, विज्ञापनों में महिलाओं की तस्वीरों का प्रदर्शन, अर्धनग्न तस्वीरों का प्रदर्शन आदि को रोकने के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाए जाते। आमतौर पर लड़कियों को अधिक शिक्षा देना सामाजिक मर्यादाओं के भी विरुद्ध समझ लिया जाता है और ये गर्भ में ही लड़कियों की भ्रूण हत्या की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। दहेज या पुरुष अहम के आधार पर प्रतिवर्ष लाखों स्त्रियों को जहर देकर या दूसरे तरीकों से या जलाकर मार दिया जाता है। जीवन साथी के चुनाव में आमतौर पर लड़कियों की इच्छा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। कानूनों के बाद भी लड़कियां उत्तराधिकार से वंचित रह जाती हैं, ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ। यहाँ तक कि अपने द्वारा कमाए गए वेतन और धन का उपयोग करने के लिए भी महिलाओं को आज़ादी नहीं मिल पाती हैं। वह अपनी इच्छा से उस धन को खर्च नहीं कर सकती हैं। परिवार में भूमिकाओं की बहुलता के कारण महिलाओं का जीवन मानसिक तनावों और तरह तरह के विकारों से घिरा रहता है। ये सभी वह दशाएं हैं जो मानवाधिकार उल्लंघन का विशेष रूप है जिसका अभी तक कोई प्रभावी समाधान नहीं खोजा जा सका है। बच्चों का सामाजिक एवं मानसिक शोषण। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में सन 1989 में बच्चों के अधिकारों को लेकर होने वाली अधिवेशन में अनेक प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन बच्चों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को बढ़ा देने वाला कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। स्कूल, परिवार, विभिन्न प्रकार के रोजगारों में बच्चों को भयभीत करने का एक नैतिक, सामाजिक, वैधानिक अपराध के रूप में हम देख सकते हैं और संगठित अपराधों में भी बच्चों को शामिल किया जाता है। फलस्वरूप कितने ही बच्चे घर और स्कूल से भागकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। यूरोप के एकांकी परिवारों में बच्चों के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। ऑटो वर्कशॉप, रेस्टोरेंट, सड़क किनारों के ढाबों में बाल श्रमिकों के साथ अमानवीय, क्रूरतापूर्ण व्यवहार होता है। भारत में लाखों बच्चे गंदे कूड़े से सामान बीनकर, गलियों में फेरियां लगाकर या अपने माता पिता के लिए भीख मांगकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बच्चों के यौन उत्पीड़न में भी वृद्धि हो रही है। सन 2000 में बाल उत्पीड़न निरोधक अधिनियम
सन 2000 में बाल उत्पीड़न निरोधक अधिनियम बनाने तथा इससे पहले के अनेक बाल अधिनियमों से भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका है। अनेक देशों में निराश्रित बच्चों के लिए बाल संरक्षण गृह बनाए गए, लेकिन इस तरह के केंद्र धीरे धीरे बच्चों के शोषण में वृद्धि का कारण बने, उनके शोषण को कम करने का कारण अधिकतर नहीं बने। वृद्धों की अवमानना और तिरस्कार। वर्तमान युग में विकास की भौतिकवादी संस्कृति में वृद्ध लोगों का उत्पीड़न और तिरस्कार मानवाधिकार उल्लंघन का एक विशेष रूप है। संसार के विभिन्न देशों में जीवन अवधि बढ़ने के कारण एक और वृद्ध लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो दूसरी ओर स्थान परिवर्तन केंद्रक परिवारों में होने वाले वृद्धि और लोगों में उन्मुक्त जीवन जीने की लालसा के कारण परिवार में वृद्ध लोगों का जीवन तिरस्कृत होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1999 को वृद्ध लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करके उन्हें विशेष सुरक्षा देने का प्रस्ताव पास किया गया। कौन सा वर्ष मैंने बताया? 1999 में वृद्ध लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था और उसमें उन्हें वृद्धों को विशेष सुरक्षा देने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद भी अधिकांश परिवारों में वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। अधिकांश युवा दंपति अपने माता पिता से ये आशा रखते हैं कि वे घरेलू कामों में अधिक से अधिक उनका योगदान करें। आर्थिक सुरक्षा इस वर्ग के लोगों की एक प्रमुख समस्या है। बहुत संपन्न परिवारों में भी बहुत से वृद्ध लोग आज अपनी बीमारी और अकेलेपन के कारण वृद्धा आश्रमों में रहने के लिए मजबूर हैं, और ये सभी दशाएं मानवता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हैं। विकलांगों के साथ विभेद। भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों की कुल संख्या 2.18 करोड़ से भी अधिक पाई गई। सरकार द्वारा विकलांग लोगों के संरक्षण के लिए अनेक कानून बनाए गए। आर्थिक सुरक्षा के लिए उन्हें नौकरियों में आरक्षण देने के अतिरिक्त किराए और आयकर में छूट और अनेक दूसरी सुविधाएं भी प्रदान की गई। इसके बाद भी विकलांगों के साथ भेदभाव की समस्या बनी हुई है। साधारणतः निजी प्रतिष्ठानों में नौकरी नहीं दी जाती है जो विकलांग होते हैं उन्हें। समुदाय के जीवन में भी इनका जीवन बहुत कुछ उपेक्षित होता है। इस विभेद की प्रकाष्ठा को इस बात से भी समझा जा सकता है कि भारत में सन 2010 में एक विकलांग व्यक्ति के द्वारा आईएएस की परीक्षा में सफल होने के बाद भी उसे तब तक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं मिल सकी जब तक जनवरी 2012 में स्वयं प्रधानमंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। गर्ल्स, अब मैं आपको जो बाकी समस्याएं हैं मानवाधिकार उल्लंघन की, उन्हें अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।